तो भाइयों बिना फालतू का टाइम बर्बाद किए फिर से पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली अपने डिस्कस करने वाले इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और मोटा मोटी हम लोग वो लोग नहीं है जो बहुत ज़्यादा रोने वाले कि अरे यार इंडिया हार गई है वो, बट हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो हमने काफ़ी टाइम से नोटिस की थी। इनफैक्ट पिछले वाले पॉडकास्ट में कहीं ना भी इस पर बात की थी और एक्चुअली चीज़ हुई है, तो उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें रोहित शर्मा इंटेंट और जो आजकल रोहित शर्मा का सेल्फलेस इंटेंट वाली पूरा हवा बना हुआ है उस पर बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को अनफिल्टर नॉन वैनिला कंटेंट पसंद है क्रिकेट का तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और एकदम सही जगह आ गए हो। बाकी वही पुरानी कहानियां या प्लेयर्स का चाटना पसंद है तो दिस इज नॉट द प्लेस। बट तो फिर अपने सीधा स्टार्ट करते हैं। तो अभी सीन ऐसा हुआ है कि इंडिया श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार गई है पता नहीं कितने सालों बाद। ब्रो मेरे को एक्चुअली मुझे याद अब मेरे लाइफ टाइम में तो मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ देखा हो। मैं झूठी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब से मैं नहीं देखा है तूने अपने लाइफ टाइम में, क्योंकि लास्ट बार जब इंडिया ओडीआई सीरीज श्रीलंका से हारा था वो था 1997। तब ना मैप ऑन हुआ था ना विवो। तो बस ब्रो मैं तो जब से देख रहा हूँ ना, इनफैक्ट मैं ये तक कहूँगा कि लास्ट एक डेकेड में तो मैं ये कहूँगा कि श्रीलंका वर्सेस इंडिया शायद वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग सीरीज होती हैं, क्योंकि इतना वन साइडेड होता है ना कि कोई पॉइंट भी नहीं होता। बट ठीक है, अपने सीधा पॉइंट पे आते। तो पहली बात तो ये होता है कि इंडिया वर्सेस इंडिया की जो डिफीट है श्रीलंका की कि कितना इंपॉर्टेंट सकती है तेरे लिए या एक्चुअली में कुछ मैटर भी करता है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा है, ये नहीं कह सकता मैं कि एकदम काउंट आउट कर दें कि नहीं यार ये सीरीज तो एकदम मैटर नहीं करती। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंडिया ऑलमोस्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड से ही खेल रहा था। ठीक है, हियर एंड देयर एक आध नाम जैसे रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी तू ये बोल देगा कि मिसिंग है, लेकिन इस सीरीज में जो हमारा सबसे बड़ा फेलियर था वो था हमारी बैटिंग। ठीक है, और बैटिंग में तो हमारे पास ऑलमोस्ट क्या फुल स्ट्रेंथ ही थी। हमारे तीन जो सबसे बड़े बैट्समैन है ओडीआई के, तू बोल सकता है कि भाई जो टॉप थ्री हमारा प्लस केएल राहुल वो खेल रहे थे। पर कहीं ना मुझे एक मतलब मैं काफ़ी जगह इसके बारे में रीड किया और एक चीज़ जो मेरे को हर आर्टिकल या हर उस वीडियो में कॉमन लगी वो ये था कि भाई एक होता है ना वो इंटेंट या एक फायर, वो मिसिंग था इंडियन टीम में से कि आप रन बनने दे रहे हो इजीली। जब वो लोग बैटिंग कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ मतलब इतनी टफ नहीं लग रही है पिच, और जितनी टफ जब आप बैटिंग कर रहे हो तब लग रही है। या जैसे स्पिनर्स को वो लोग हैंडल कर रहे हैं, आपके वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स को, आप उतना अच्छा स्पिनर्स को नहीं हैंडल कर पा रहे हो। एग्री की सेकेंड हाफ में तीनों मैचेस में सेकेंड हाफ में इंडिया ने बैटिंग करी और वो हमारे लिए उतना हेल्पफुल नहीं था सेकेंड हाफ में बैटिंग करना। लेकिन कहीं ना कहीं यार मैं एकदम इस सीरीज को काउंट आउट नहीं कर सकता। तो मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इस सीरीज़ की डिफीट को बहुत दिल पे नहीं लूँगा, लेकिन एक जो सबसे बड़ा इशू है मेरे को जिसके कारण ये सीरीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ये है कि नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया सिर्फ 9 ओडीआईज खेलने वाली ऑफिशियली। अगर हो सकता है इस दौरान बीच में बीसीसीआई कुछ यहाँ वहाँ कुछ सीरीज़ ऑर्गेनाइज कर ले तो अलग बात है, बट सो फार सिर्फ 9 ओडीआईज खेलने वाले, विच इज़ बुलशिट। मतलब तुम सिर्फ 9 ओडीआईज खेल के मतलब 15-20 तो मिनिमम होना चाहिए। अभी जो T20 सीरीज खेले श्रीलंका से उसका कोई पॉइंट ही नहीं था ऐसे फालतू की सीरीज खेलने का। बट उसकी जगह 5 वनडे की एक सीरीज खेल लेते। तुम कुछ भी मैं एक छोटा सा एक स्टैट्स शेयर करता हूँ, ठीक है। देखो ओके, ये है। तो बेसिकली ये स्टैट ये दिखा रहा है कि अपने ओवर द इयर्स इंडिया ने कितने ओडीआईज खेले हैं। ठीक है, चल 2020 और 21 मान के चलते कि उस टाइम कोरोना का टाइम आ गया, उस टाइम नहीं खेले। उसके बाद ऑलमोस्ट अपने ने हर साल 20 से ज़्यादा खेले, सिर्फ 2016 और 2012 को छोड़ के हर साल अपने ने 20 ओडीआईज खेले। इनफैक्ट 2012 और 2016 वो T20 वर्ल्ड कप ईयर्स, T20 वर्ल्ड कप वाला फेज है। तो अब द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 2025 तक अपने से 9 ओडीआईज खेलने वाले हैं, जिसके कारण ये सीरीज थोड़ी इंपॉर्टेंस है। अब मैं जो तूने बैटिंग की बात की, मैं सीधा बैटिंग पे आना चाहता हूँ। मैं बॉलिंग को इतना क्रिटिसाइज मेरे हिसाब से उसमें कुछ बनता भी नहीं है। बैटिंग में अपने ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ खेले, ऑलमोस्ट फुल ही, और मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई मिसिंग ही था। खाली हार्दिक पांड्या को छोड़ के सारे ही लोग खेल रहे थे। ठीक है, सबसे पहले अपने रोहित शर्मा पे मैं बात करना चाहूँगा। रोहित शर्मा का आजकल बहुत ये चीज़ चल रहा है, सेल्फलेस इंटेंट है, और रोहित शर्मा 2.0 3.0 जो भी बोलना है। पहली बात अमेजिंग है, मैं मानता हूँ कि रोहित शर्मा जो स्टार्ट दे रहा है इट इज़ क्रेजी, बहुत अच्छा स्टार्ट है। लेकिन मेरे को एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या जो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है रोहित शर्मा को लेके, जो सेम क्रिटिसिज्म मैं ना पूरी इंग्लैंड की टीम को हर बार देता हूँ कि भाई तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम एक क्रेजी 130-140 की स्ट्राइक रेट से ओडीआई में खेल रहे हो, पावर प्ले में एकदम गोइंग फॉर द किल जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम वही गेयर में पूरी ओडीआई पूरे मैचेस नहीं खेल सकते। इस टाइप की इनिंग पता है कहाँ काम करेगी? फ्लैट डेक्स इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ फ्लैट डेक्स है वहाँ पर एक्चुअली में रोहित शर्मा टाइप की इनिंग डिफरेंस पैदा कर सकती है। इनफैक्ट इंडिया के लिए जो वर्ल्ड कप में भी काफ़ी मददगार था।
बट श्रीलंका जैसी कंडीशंस में अगर तूने मैचेस देखा तो एक्चुअली में ब्रो रैंक टर्नर्स थे, वो रियल एक्चुअल रैंक टर्नर्स थे। श्रीलंका जैसी कंडीशंस एक्चुअल में रैंक टर्नर्स है। रोहित शर्मा के पास सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि ओपनर्स के पास सबसे बेस्ट मौका है, तब तक पिच एकदम फटी नहीं होती है, रोलर चला होता है, नया बॉल होता है, तो सबसे बेस्ट मौका होता है रोहित शर्मा जैसे बैट्समैनों के पास कि वहां पर गुस्से सेट हुआ खत्म कर। इंडिया को क्या चाहिए भाई, इंडिया को क्या चाहिए कि इंडिया क्रिकेट का मैच जीते, है ना, अपने को यही चाहिए। तुम अगर स्लो खेलने से अगर वो मैच जीत सकते हैं, स्लो खेल के जीतो, तेज खेलने से जीत सकते हैं तो तेज खेल के जीतो। मेरे को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रोहित शर्मा के करंट माइंडसेट के साथ आ रहा है, मैं ऑल इन हूँ भाई, तुम्हारे अटैकिंग माइंडसेट, तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट, गोइंग फॉर द किल माइंडसेट की, बट तुम अपनी पूरी बैटिंग को उसी पे मत बना दो कि तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बैटिंग की यही है कि तुम जेसन रॉय बन गए हो। द थिंग इज तुम रोहित शर्मा हो, यू कैन डू बेटर देन दिस। मतलब अगर ये चीज अगर कोई शिवम दुबे जैसा बैटर करे ना, मैं मानूं कि भाई तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट भाई तुम रोहित शर्मा हो, पता नहीं कितने जो सेंचुरीज तुमने मार रखी, तुम एक्चुअली में हर प्रकार की नहीं खेल सकते हो। मोर देन 44-60 अगर तुम ये पूरे सीरीज में अगर तुमने 80 बॉल 80 90 बॉल 100 ये मारा होता, इंडिया के ज्यादा चांसेस थे जीतने के, रादर देन जो तुम्हारे 40 बॉल 60 थे। ठीक है, ऑन पेपर तुम्हारा स्टैट बहुत सुंदर लगेगा रोहित भाई, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारा इंटेंट भी अच्छा है, बट तुम वन ट्रिक पोनी बन के चल रहे हो। जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरा आज के टाइम पे पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को है कि डजेंट मैटर क्या कंडीशन है, तुम एक ही तरीके से खेलते हो। तो क्रिकेट उसका नाम नहीं है ना ब्रो, क्रिकेट डजेंट मीन कि तुम हर कंडीशन में जाके टांग हटा के छक्का मार लो। मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम है। अगर तुम सेट हो गए हो तो गो फॉर इट, लंबा खेलो। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई तुम ऐसा नहीं है कि ठहरे गहरे, ठीक है, कोई नए खिलाड़ी हो जो अपना एक मार्क छोड़ना चाहता है, अपने एक ब्रांड बनाना चाहता है। तुम्हारे पास 31 ओडीआई सेंचुरीज हैं, तो तुम ये सोचो कि भाई तुम एक लेजेंड हो ऑलमोस्ट, तुम्हारे पास ऑलमोस्ट पॉन्टिंग जितनी सेंचुरीज है, पॉन्टिंग के साथ 30 है। तो तुम ये सोचो कि यार जब तुमने तेज खेल लिया, अब तुम्हारा गेम है कि ठीक है तुम समझ गए कि चलो पावर प्ले पूरा हो गया, अब मैं धीरे खेलता हूँ, यहाँ से धीरे धीरे सिंगल डबल लेके और हियर एंड देयर जो भी मैं सेट हो चुका हूँ तो बाउंड्रीज मार के अब रन रेट भी टिकिंग रखता हूँ, और ऐसा नहीं है कि पूरा शेल में आ गया हूँ और उसके बाद मैं अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते जाता हूँ। लेकिन जब एक सेट बैट्समैन ऐसे आउट होके चला जाता है और उसके बाद जब सडनली 1 या 2 विकेट और गिर जाता है ना, तो टीम अचानक से प्रेशर में आ जाती है कि भाई ये क्या हो गया, 80 रन पे एक पहला विकेट गिरा और उसके बाद फिर विकेट ही विकेट गिरते चलेगा। नहीं, स्पेशली ना ब्रो, इस टाइप का प्रॉब्लम श्रीलंका टाइप के कंडीशंस में या टर्निंग ट्रैक्स में आएगा। इनफैक्ट सिर्फ श्रीलंका नहीं बोलूंगा, कोई भी ऐसा टेस्टिंग कंडीशंस वहां पर तुम्हें ये प्रॉब्लम आएगी। और भाई मेरे को रोहित शर्मा से क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि रोहित शर्मा लंबी इनिंग खेल के इंडिया को मैचेस जिताए। मेरे को रोहित शर्मा से स्पेशली, चलो T20s में खेल रहा था, आई एम ऑल फॉर इट, बट ODIs और टेस्ट में मेरे को रोहित शर्मा से वो नहीं चाहिए जो 40 बॉल में साइड मार रहा है। मैं 20-30-50 का क्या करूंगा ब्रो? तुम्हारा इंटेंट क्या है? तुम्हारा इंटेंट है अग्रेसिव खेलना। अब ये कौन बोल रहा है कि भाई तुमने एक अच्छा अग्रेसिव स्टार्ट देने के बाद अगर तुम थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हो एंड फिर और आगे जाके फट रहे हो, वो अग्रेसिव नहीं है। मतलब जीतना कब से नॉन अग्रेसिव चीज हो गया, मेरा ये पॉइंट है। और तुम रोहित शर्मा हो भाई, तुम सेट होगा तो 150 के नीचे मारेगा नहीं, दैट्स द पॉइंट। कि रोहित शर्मा ने वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस में जाके बहुत इजीली रन मारे। मतलब ये पता है किसी बात है कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बम है और उसको तुम लेजेंड ऐसे कोई छोटे मोटे स्ट्रीट फाइट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तो समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास असला वो बहुत बड़ा है और उसको तुम कोई चिंदी चीज तरीके से इस्तेमाल करो। मेरा वो पूरा पॉइंट है। और वो सिचुएशन को भी समझना चाहिए ना यार, कि जब अब मैंने एक बेस बना लिया है, मैं सेट हो चुका हूँ, मुझे पता है कि कौन सा बॉलर किस लाइन लेंथ पे क्या फेंक रहा है, मेरे लिए ज्यादा आसान होगा जब सिचुएशन टफ होगी। तब तुम अपना विकेट फेंक के चले जा रहे हो, उसका क्या मतलब है? अब इसका अगेन ये मतलब नहीं है कि हम लोग एकदम ही पर्दा डाल रहे हैं जो हमारा मिडिल ऑर्डर फेलियर हुआ स्पिन के अगेंस्ट, ठीक है, वो एकदम ड्रास्टिक है। काफी टाइम से पता है कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। हमने इनफैक्ट विराट कोहली के स्पिन प्रॉब्लम्स के बारे में IPL के टाइम पे भी बात किया था, तब भी बहुत गाली पड़ी थी अपने को, लेकिन तब भी हमने बात किया था कि एक टाइम पे जो एकदम डोमिनेट करता था विराट कोहली स्पिन को, आज के टाइम बहुत क्लियरली स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मैं एक और चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मिडिल ऑर्डर अपने शायद 3 ही ODI खेले, ठीक है, उसमें मेरे को जो सबसे बड़ा इशू लगा है गौतम गंभीर का, जो अगेन अपने लास्ट पॉडकास्ट, भाई ऐसा लग रहा है ना ऑलमोस्ट अपनी सारी चीज़ें पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। तो लास्ट पॉडकास्ट में भी तुमने मेरे को बहुत क्लियरली बोला था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम गौतम गंभीर के साथ है कि वो चीज़ें ओवरडू कर देता है। अब हालांकि मैं बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हूँगा गौतम गंभीर को, मैं मानता हूँ कि शायद उसका पहला स्टिंट है, वो कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा है, शायद एक्सपेरिमेंट काम करे ना करे, बट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब जैसे कि शायद पहला था या सेकंड ODI था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, जिसमें ऐसा हुआ था कि वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा और शिवम दुबे नंबर 8 पे खेला और बीच में श्रेयस अय्यर और KL राहुल खेले। फिर नेक्स्ट मैच में कुछ ऐसा हुआ था कि अक्षर पटेल ऊपर खेला, शिवम दुबे ऊपर खेला और नंबर 7 पे KL राहुल खेला। एंड माइंड यू दिस इज ODI ब्रो, और ये ऐसे कंडीशन है जहाँ तुम्हें एक बैट्समैन जो चाहिए कि वो जाए और अपना टाइम स्पेंड करे। तो
क्यों स्टेक मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जब तुम्हारे पास दो प्रूवन बंदे श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल, दो बहुत प्रूवन बंदे ओडीआई में, क्यों ऐसे कर रहे हो? मेरा इसमें बस ये पॉइंट है कि ठीक है तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ये एक कोई बहुत ज्यादा वर्दी सीरीज नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स तो मत करो जो तुमको विक्ट्री कॉस्ट कर दे। ठीक है कि तुम हाँ। हार ही जा रहे हो मैच, तुमने नंबर 4 पे हर 3 मैच में 3 अलग बंदे खिलाए, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है तुमको एक्सपेरिमेंट करना था वॉशिंगटन सुंदर के साथ, तो फिर तुम तीनों मैच में वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पे भेज देते, या तुमको अगर अक्षर पटेल के साथ एक्सपेरिमेंट करना था तो तीनों मैच में नंबर 4 या 5 पे अक्षर भाई पे। नहीं, मैं इस चीज में बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं कर सकता इस चीज को। भाई तुम नंबर 4 पे अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर को तुम कभी भी श्रेयस अय्यर या केएल राहुल के आगे नहीं भेज सकते भाई, नो मैटर व्हाट। ये वनडे है ब्रो। लेकिन वही बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो तो तुम एक्सपेरिमेंट में इतनी जल्दी चिपिंग चॉपिंग थोड़ी करोगे कि तुम किसी बंदे को एक मौका दिए, उस पोजीशन पे नहीं खेला, चल भाई तू चला। गली क्रिकेट थोड़ी चल रहा है ये भाई। मैं हाँ एग्जैक्टली, तो तेरा पॉइंट बहुत। दूसरा मैं मानता हूँ कि भाई बंदों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए, बट ये मेरे को भाई कुछ सेंस बनना चाहिए ना। अगर तुम ऋषभ पंत होता, चल मान ले ऋषभ पंत होता, वो नंबर 4 पे जा रहा है श्रेयस अय्यर के आगे, मैं उस चीज उसका पूरा लॉजिक समझ सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि वो एक प्रॉपर ट्राइड एंड टेस्टेड बहुत अच्छा बैटर है। वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल कितने भी अच्छे बैटर है, वो केएल राहुल या श्रेयस अय्यर से बेटर नहीं ओडीआई लेवल पे, और ये दोनों ने एक्चुअली प्रूव किया अभी। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाई, दो ऐसे बंदे श्रेयस अय्यर केएल राहुल दोनों एकदम अंडर कॉन्फिडेंट होकर वापस आ रहे, क्योंकि एक को तो तुमने क्या कहते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट से उसको बाहर कर दिया, जबकि उसने बहुत कुछ अच्छा किया था। केएल राहुल जिसका मतलब वो कुछ भी करेगा वो गाली ही खाने वाला है। अब दोनों पे बात करते हैं फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं। श्रेयस अय्यर ब्रो, तुम इतने खतरनाक टाइम से उसको मतलब एकदम प्रॉपर अंडर कॉन्फिडेंस से उसको तुम वापस लेके आ रहे हो, तुम उसको एक बार भी सही पोजीशन पे कंटिन्यू नहीं किया। दूसरा केएल राहुल, जिसको तुमने स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई वी वांट कि क्या उसको रिफ्रेश बटन दबाना है, क्या रिफ्रेश बटन, हाँ रीसेट बटन दबाना है, कैसे रीसेट बटन दबाना है, नंबर 7 पे आके वो ग्लेन मैक्सवेल वाला काम करे। तो भाई मेरा पूरा पॉइंट है, तेरा क्या कहना है इस केएल राहुल श्रेयस अय्यर को जो कंटिन्यू चिपिंग किया, स्पेशली केएल राहुल पे। मैं एक तब तक एक डेटा शेयर करता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू वो स्टैट प्रेजेंट करे कि ऐसा नहीं है कि केएल राहुल कोई ऐसी नॉर्मल बैटर है। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पास फुल स्ट्रेंथ बैटिंग ऑर्डर था। केएल राहुल एज दिस नंबर्स आर शोइंग यू कि भाई लास्ट 5 साल में मिनिमम 25 इनिंग्स खेलने वाले बैट्समैन में वो सबसे हाईएस्ट उसकी एवरेज है, और मतलब इतने सारे रन हैं। और तुम देखो इसमें काफी बड़े बड़े नाम है, डेविड मिलर, डेरिल मिचेल, ग्लेन मैक्सवेल। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जो चीज प्रूवन है कि इतने टाइम से सही चल रही है, उसके साथ क्यों तुमको छेड़खानी करनी है। एक और ये तो वही बात हो गई कि एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, कुछ तो करना चाहता हूँ ऐसा वाला। हाँ सॉरी देखो कट रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ जो एक्चुअली में केएल राहुल को बहुत ज्यादा। भाई केएल राहुल की यहाँ स्ट्राइक रेट देखो 90। अब भाई ग्लेन मैक्सवेल की अगर तुम देखने जाओगे वो कुछ ज्यादा ही अनबिलीवेबल है। 140 का स्ट्राइक रेट ओडीआई लेवल पे और 53 का एवरेज, जो वो कुछ ज्यादा ही अनबिलीवेबल है, वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टच करने वाली बात है। लेकिन जो केएल राहुल के साथ मैं एक्चुअली में हाईलाइट कर रहा कि उसकी 94 की स्ट्राइक रेट है, जो कोई भी एंगल से घटिया नहीं बोलूंगा, है ना, कोई भी एंगल से उसको ऐसा नहीं बोलूंगा यार ये तो खराब स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। एक्चुअली बहुत डिसेंट स्ट्राइक रेट है, डिसेंट क्या काफी अच्छी स्ट्राइक रेट बोलूंगा ब्रो। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि तुम दो अंडर कॉन्फिडेंट बंदों को लाके उनको उनकी पोजीशन से कंटिन्यू हटा रहे हो, और जबकि टफ कंडीशन में जब उनको परफॉर्म करना है। श्रीलंका के जितने भी थे, तुम श्रीलंका के स्पिनर्स को हल्के में नहीं ले सकते ब्रो, अच्छे स्पिनर्स हैं, कंडीशंस उनकी सपोर्ट की, होम ग्राउंड का एडवांटेज है, उसमें तुम हल्के में नहीं ले सकते। तुम कंटिन्यूसली इस तरह से, क्या मेरे को कभी भी लॉजिक नहीं समझ। एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये बेसिकली इंडिया के लिए भी अगर तू देखेगा ना, नंबर 5 पे और नंबर 5 या उसके बिलो पिछले 5 साल में केएल राहुल ने सबसे ज्यादा रन मारे। उसके बाद हार्दिक पांड्या जिसको तुमने टीम से बाहर किया है, मतलब रेस्ट पे है, उसके सूर्य कुमार जिसको बाहर किया, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल है। तो मतलब इन एवरी वे जिसको तुम एक्चुअली में चाहते हो कि वो रीसेंट बटन दबाए, उसने अभी तक तुमको परफॉर्म करके दिया है। मेरा ये पूरा पॉइंट है। दूसरा जो मैं एक्चुअली जो मैं कंटिन्यू कर रहा था कि वो कुछ अब ऐसा सा महसूस हो रहा है कि गौतम गंभीर अलग अलग चीजें करके कुछ तो बस करना चाह रहा है कि अगर भाई ये चल गया तो पहली चीज का क्रेडिट तो भाई मिल ही जाएगा मेरे को। यहाँ ये है और मतलब यार इसमें कई सारी चीजें ये है ना कि एक तो मुझे ये चीज बड़ी खराब लग रही है कि अक्षर पटेल को ये लोग एक ऐसा समझ लिए कि ठीक है चलो अक्षर पटेल एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन तुम अक्षर पटेल पे हर बार रिलाय नहीं कर सकते ना यार कि अक्षर पटेल आएगा तुमको बचा लेगा, जो भी सिचुएशन है अक्षर पटेल आएगा तुमको बचा लेगा। तो मेरे को पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। जो भी तुम्हारे बैट्समैन है उनको तुम कॉन्फिडेंस दो, उनको तुम एक प्रॉपर सिचुएशन में उतारो जहाँ इतनी ज़्यादा अभी लोड नहीं है बैट्समैन पे, तो शायद वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे।
स्पेसिफिकली केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की बात चल रही है यहाँ पे। मैं अक्षर पटेल पे अपने आते हैं, उसके पहले मैं एक बंदे को खत्म करना चाहता हूँ, हमारे वाइस कैप्टन शुभमन गिल, ठीक है, जिनका अपने ने बहुत लोगों पे बात होगी, लेकिन अगेन शुभमन गिल का शायद पूरा T20 हो या पूरा ओडीआई, पूरा टूर इतना कुछ खास नहीं गया है ना। वनडे तो मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी अच्छा गया। मेरा जो पता है सबसे बड़ा कंसर्न है, एक तो चल शुभमन गिल पे तो अपने बात करेंगे और अपने मिडिल ऑर्डर पे आएंगे, अक्षर पटेल पे आते हैं उससे पहले शुभमन गिल पे ओवरऑल क्या, उसके अपने सीधा अक्षर पटेल पे जंप करते हैं। मुझे देख शुभमन गिल पे जितना मैंने शुभमन गिल को देखा है, मुझे एक चीज धीरे धीरे क्लियर होने लगी है कि जहाँ पे बॉल फंसने लगता है, ठीक है, शुभमन गिल कहीं ना कहीं वो खुद एक ऐसे बैट्समैन हो जाते हैं जो फंस जाते हैं, उनके पास एक वे आउट नहीं होता है उस सिचुएशन में और फिर वो फंस जाता है। जैसे कि इस सीरीज में भी लोगों को दिख रहा हो 3 मैच में 57 रन, तुम एक ओपनर हो जो वर्ल्ड कप खेल के आया है और यहाँ पे तुमको वाइस कैप्टन बनाया गया है, इतना बड़ा प्रमोशन मिला है तुम्हें, उस हिसाब से ये बहुत खराब सीरीज रही है शुभमन गिल के लिए। और मेरे को तो सच में ये लगता है कि शुभमन गिल को ओवरबर्डन किया जा रहा है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके वो एक बहुत यंग एज में, उन्हें अपने हिसाब से खेलने देना चाहिए। ये वाइस कैप्टनसी 2-2 फॉर्मेट की उनके माथे अभी नहीं डालनी चाहिए, मेरा पर्सनली ये मान। उसके बाद अब चल मैं भी कहीं ना कहीं सेम बात से रेजोनेट करता हूँ। मेरे को लगता है मेरे पास और कुछ अलग है शुभमन गिल पे बोलने के लिए। अपने ऑलरेडी सब कुछ लास्ट पॉडकास्ट में देख लिया, अगर तुम लोग को देखना है तो भाई लास्ट देख लो, उसके क्लिप्स भी डालेंगे। बट अपने अक्षर पटेल पे आते हैं, और अक्षर पटेल के साथ एक बंदे पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ, दोनों को पैरेलली डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है शिवम दुबे। अब पहले तो भाई सबसे पहले मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि शिवम दुबे ओडीआई की स्क्वाड में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने पहला मैच देखा मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया कि शिवम दुबे क्या कर रहा है इधर। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, मेरे को एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम शिवम दुबे के साथ चल रहा है, अपने लोगों ने खुद ने शिवम दुबे को सपोर्ट किया था आईपीएल के आसपास, लेकिन बहुत टाइम से शिवम दुबे ने उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिया अक्रॉस फॉर्मेट। अब मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जो है ना जिसने T20 में खराब किया उसको मैं ओडीआई में क्रिटिसाइज करूँ, ठीक है, मैं फॉर्मेट को मिक्स नहीं करूँगा, लेकिन फॉर्मेट को मिक्स करने के लिए पहले दुबे को फॉर्मेट खेलना पड़ेगा। दुबे कोई भी एंगल से लॉन्गर फॉर्मेट में उसने कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नहीं किया डोमेस्टिक लेवल पे भी कि तुम चाहो कि दुबे खेले, और दुबे क्यों खेला हो। शिवम दुबे के लिए जैसे बात चल रही है तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बस ऐसे ही बीच में डाल देता हूँ कि शिवम दुबे ने अपना ये जो ओडीआई है वो 5 साल बाद खेला है। मतलब इसके पहले उनने जो ओडीआई खेला था वो 2019 में खेला भाई, और 5 साल में कुछ फर्क नहीं आया है। 5 साल में कुछ फर्क भी तो आना चाहिए, कुछ फर्क। भाई सबसे बड़ा जो कंसर्न मेरे को शिवम दुबे के साथ है कि उसके साथ एक ऑलराउंडर का टैग लगा हुआ है। एक सेकंड, मेरा हेलो 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 आवाज आ रही है। तो मेरे को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम शिवम दुबे के साथ है वो है कि उसके साथ एक ऑलराउंडर का टैग लगा हुआ है। भाई कई साल पहले तुम कोई ऑलराउंडर थे या कुछ थे, उसके कारण तुम कब तक उस चीज को खींचोगे यार, ये इसका ईएमआई तुम कब तक भरोगे। ऑलराउंडर होने के लिए बंदे को बॉलिंग या बैटिंग करना पड़ेगा, बैटिंग ऑलराउंडर होने के लिए 3-4 ओवर डालते रहने पड़ेंगे। कोई मतलब पूरा डोमेस्टिक उस लेवल पे बॉलिंग करता है, आईपीएल में तो भाई बंदा फील्डिंग भी नहीं करता है। अभी पूरा T20 वर्ल्ड कप गया, उसमें बहुत ज्यादा टिप्सी टर्वी था, फाइनल में उसने थोड़ा ढंग का कैमियो खेल दिया, बॉलिंग शायद 1-2 ओवर अभी की होगी पूरे वर्ल्ड कप में, आई डोंट रिमेंबर। फील्डिंग में कुछ खास नहीं करता है, तो मैं क्यों शिवम दुबे में इन्वेस्ट करूं, स्पेशली ओडीआईज में जहां हमें पता है कि वो T20 लेवल पे भी उसकी बैटिंग फ्लॉज बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम भी उसको बहुत स्पेसिफिक रोल के लिए इस्तेमाल करती है T20 में भी। तो ऐसे बंदे को मैं क्यों एक लॉन्गर रन दूं ओडीआईज में, जहां पर मैं समवन में रियान पराग में इन्वेस्ट करूं कि वो एटलीस्ट एक जेन्युइन ऑलराउंडर बन सकता है। उसने, और खाली बोलने की बात नहीं, आईपीएल उसने डोमेस्टिक लेवल पे जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो सकते हैं उसने सब में फोड़ा है। इंडिया एक के लिए फोड़ा, खाने का आईपीएल बचा था, उसने आईपीएल में भी फोड़ दिया। ये पूरे टूर में भी जब जब रियान पराग को चांस मिला बॉल से उसने डिलीवर किया, तो मैं क्यों ना रियान पराग पर फोकस करूं। और हमारा इसमें इशू ये है, हमारी कोई शिवम दुबे से कोई दुश्मनी नहीं है, हम ये इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुके हैं। हमारा इशू ये है कि तुम किसी को ओडीआईज या T20s इंटरनेशनल पे एज अ प्रैक्टिस मैच की तरह क्यों खिला रहे हो। तुम उसे इंडिया ए के टूर पे भेजो, तुम जो भी अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं, मान लो जहां तुम अपनी बी टीम भेज रहे हो वहां उनको रेगुलरली भेजो। जब तुम्हारी मेन स्ट्रेंथ टीम खेल रही है तो उसे एक मेन स्ट्रेंथ टीम रखो ना, तुम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे क्यों उसे खिला। जो मुझे क्या लग रहा है ना कि ये लोग शिवम दुबे से लेजिट हार्दिक पांड्या वाला परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि वो हम रेगुलर खिलाते रहेंगे तो हो जाएगा। पर मैंने जितना क्रिकेट देखा मेरे को नहीं लगता हो जाएगा, क्योंकि वो होने के लिए उतना पोटेंशियल भी होना चाहिए कि अब शिवम दुबे जो 120-125 की बॉल डाल रहा है वो सडनली आके 140 नहीं डालने लगेगा किसी एक मैच में, ठीक है। जो बंदा फास्ट बॉलिंग के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है वो सडनली आके नहीं एक मैच में बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग को खेलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो उससे टाइम चाहिए, लेकिन टाइम का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे गेम टाइम दे रहे हो किसी और। हाँ,
भाई मैं आई एम ऑल इन फॉर गिविंग अ लॉन्ग रोप टू द प्लेयर, लेकिन वो लॉन्ग रोप तुम किसको दोगे? यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, जिन्होंने एक्चुअली अपना पोटेंशियल प्रूव किया है। खाली टैग ये कि नहीं घूम रहे, उन्होंने प्रूव किया, तब उस बंदों को तुम इंटरनेशनल सेटअप में थोड़ा चांस देते हो। हार्दिक पांड्या ने हर लेवल पे अपने आप को प्रूव किया, तब उसको चांस मिल रहा है। तो शिवम दुबे को किस बेसिस पे तुम ये बोल रहे हो कि तो ओडीआई सेटअप में खेल, उसके जबकि बहुत ग्लेयरिंग बैटिंग में प्रॉब्लम्स है, और उसको अगेन एक मैच में नंबर 8 पे खिलाया, एक मैच में नंबर 4 पे खिलाया। मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि तुम क्या करना चाह रहे हो। इससे अच्छा मैं एक्चुअली में तुम्हारा नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी भी, तुम्हारा जो भी मेन आईसीसी इवेंट है वो पाकिस्तान में या कहीं ना कहीं एशिया में कहीं ना कहीं होने वाला है। तो तुमको एक्चुअली में रियान पराग टाइप के बंदे चाहिए। मैं इनफैक्ट मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शिवम दुबे के बजाय एक बार यशस्वी जायसवाल को नंबर 4 पे खिला लूं। एटलीस्ट उसने अपने आप को प्रूव तो किया, उसने अपना एक एस्पेक्ट तो बहुत क्लियरली प्रूव किया कि मैं बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ, एंड उसने अपने आप को अंडर 19 में बॉलिंग भी की, उसमें तो काम कर सकते हो। लेकिन शिवम दुबे ने अभी तक अपने आप को उस लेवल पे प्रूव ही नहीं किया, कोई भी अपने एस्पेक्ट को, ना बैटिंग को, ना बॉलिंग को, ना फील्डिंग को। वो सिर्फ पोटेंशियल पे खेल रहा है। उससे अच्छा तो भाई मैं एक बार बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे फोकस कर लूँ, मे बी वॉशिंगटन पे ज्यादा काम करूँ, साई किशोर पे ज्यादा काम करूँ, और नीतीश रेड्डी उसने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। मैं वेंकटेश अय्यर पे काम करूँ कि उसने एक्चुअली तुम्हारे लिए, इंडिया के लिए पहले खेला है, उसने परफॉर्म किया है, उसने आईपीएल लेवल पे परफॉर्म किया है। मेरे को तो वो चीज के साथ मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शिवम दुबे के साथ कि भाई तुम जस्ट बिकॉज उसके साथ ही पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का टैग है और बहुत रेयर होते इसका मतलब ये नहीं तो किसी को भी उठा के खिलाने लोगों। और इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते हैं कि शिवम दुबे अच्छा ना खेले। भाई मैं तो चाहता हूँ बंदा बहुत अच्छा खेले, हमारे लिए वो मार्कस स्टोइनिस का काम करे, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम लोग उसको चाटने ही लगेंगे। और चाटने से याद आया ब्रो, अपने अक्षर पटेल पे जाते हैं। अक्षर पटेल पे तूने मेरे को एक व्हाट्सएप पे लिख के दिया है कि मैन ऑफ क्राइसिस, तो तू क्यों ऐसा सोचता है? नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि अक्षर पटेल को, ठीक है अक्षर पटेल ने हमको क्राइसिस में बचाया है, कई बार बचाया, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 1 या 2 बार बचा लिया है, कई बार बचाया। लेकिन अक्षर पटेल को तुम ये नहीं कर सकते ना कि जब क्राइसिस आया तुम अक्षर पटेल को सामने फेंक दो। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि क्राइसिस के लिए सिर्फ एक ही इंसान होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे पे बैटिंग में क्राइसिस आ गया, बॉलिंग में कुछ क्राइसिस आ गया तो तुम अक्षर पटेल की तरफ टर्न हो गए, नहीं। और देखिए अक्षर पटेल पे हमारी जो भी बैटिंग बॉलिंग की बात थी वो हो चुकी है। अभी तो ठीक है, मैं चाहता हूँ तू कंटिन्यू कर, और फिर थोड़ा सा मैं बॉलिंग पे आऊंगा कि जो हमारी बॉलिंग हुई है उसके ऊपर मैं आऊंगा। मेरे हिसाब से आपने ना मोटा मोटी सब कुछ कवर कर लिया है। अब मैं इसको एक एक बंदे पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अक्षर पटेल का एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जडेजा के ना होने का उसने एहसास ही नहीं होने दिया, एंड मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा कुछ कॉम्प्लीमेंट में दे सकता हूँ। लेकिन मैं एक बंदे को जस्ट थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, वॉशिंगटन सुंदर। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ ब्रो, मेरे को उसमें हमेशा से टैलेंट लगा है, और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उसका आईपीएल बहुत बकवास किया है ना, थोड़े टाइम से एकदम गायब है सीन से वो। एंड वॉशिंगटन सुंदर जिम्बाब्वे के सामने अच्छा किया, बट वो एक हल्की टीम है, लेकिन इस पूरे श्रीलंका टूर पे वॉशिंगटन सुंदर वाज अमेजिंग। मैं चाहूंगा वो ऐसे कंटिन्यू करे, बैट एंड बॉल बोथ, ऐसा नहीं है हाँ बॉलिंग। बैट में मैं चाहूंगा थोड़ा और काम करे, बट एक्चुअली वो बहुत अच्छा रहा था। बट ओके, तो ओवरऑल बॉलिंग को अपने कवर करेंगे, एक एक बंदे पे नहीं जाएंगे, बट एक बंदा अच्छा चलिए एक एक बंदे पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक बंदे पे बात करना चाहिए, वो है लॉर्ड सिराज के, बोलते हैं मोहम्मद सिराज इसका। ओके, तो भाई मोहम्मद सिराज का मेरे को समझ नहीं आता, जिस दिन आउट करता है तो भाई पूरी टीम लपेट लेता ही है, और जिस दिन नहीं खेल पाता तो भाई कुछ नहीं होता इससे। तो इसने अपने लाइफ का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल डाला था लास्ट मैच में, जो कि ऐसा नहीं है कि कुछ पिच बहुत खराब थी या एकदम बैटिंग पैराडाइज था, ऐसा कुछ भी नहीं था, या ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास चले गए या कुछ मिसहैप हो गया। पर बस वही है कि जिस दिन मोहम्मद सिराज का दिन खराब होता है उस दिन वो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो साथ ही इसी से मैं बॉलिंग का स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे कि मोहम्मद सिराज की बात चल रही है तो उससे अब मैं फास्ट बॉलर्स से थोड़ा साइड हटके मैं स्पिनर्स पे आना चाहूँगा। तो जैसे सबको पता है कि श्रीलंका थोड़ी सी स्पिनिंग कंडीशंस है, और कहीं ना कहीं हमारी जो सीरीज लॉस हमने फेस किया है उसमें मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे स्पिनर्स को भी ब्लेम करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि सब बैटर्स की गलती थी, कभी कभी हमने ऐसी सिचुएशन देखी कि भाई 30 ओवर तक श्रीलंका की सिर्फ एक ही विकेट थी, या जैसे श्रीलंका 80-90 की स्टार्टिंग पार्टनरशिप कर दिया, या एक मैच ऐसी थी कि 130 पे 5 या 6 विकेट गिर गई थी और वहाँ से 240 श्रीलंका ने बना लिए। तो उसका ना एक एविडेंट चीज़ ये है कि जो टॉप 3 विकेट टेकर्स हैं वो तीनों श्रीलंका से हैं। 3 मैच की सीरीज ही है, ठीक है, हम इतना ज़्यादा इस पॉइंट पे नहीं आते, लेकिन उसमें ये है कि जेफरी वेंडर से एक मैच में, मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर है, उनने 2 मैच खेली थी। विलल आगे तो भाई इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते ही हैं, तो वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। लेकिन जो थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है असलंका। तो जब असलंका जैसा एक बॉलर रैंडमली आके, जो एक पार्ट टाइमर है, कोई फ्रीक्वेंट बॉलर भी नहीं है, ठीक है, वो आके
ठीक है, वो सपोज कर लो केदार जाधव है और उसी के सामने वॉशिंगटन सुंदर को 5 विकेट मिल रही है, कुलदीप यादव को 4 विकेट मिल रही है, जो तुम्हारे लीडिंग स्पिनर है, जहां पे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि यार अगर पिच में स्पिन है तो कुलदीप यादव बस ऐसे बैटिंग से पूरा रिप अपार्ट कर देगा, तो उनको सिर्फ 4 विकेट मिलना 3 मैच में एक थोड़ा सा मीडियोकर सीरीज कही जाएगी कुलदीप यादव के लेवल्स पे, ठीक है। और साथ ही साथ अक्षर पटेल जिनको भी सिर्फ 4 विकेट मिली थी। तो अगर एक पॉइंट में प्रूफ करना चाहता था कि जब तुम्हारे 3 स्पिनर जो कि प्रॉपर स्पिनर्स हैं वो एक ऑपोजिशन के पार्ट टाइमर से कम विकेट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुमको पता चल रहा है कि थोड़ा सा तुमको कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और मैंने जितना कुलदीप को देखा है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि कुलदीप अब थोड़ा सा स्लो पिचेस पे अभी भी वो वैसी वाली, ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि भाई अब एक क्विक बॉल डाल रहे हैं, कुछ बॉल्स हैं जो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है और फिर भी स्पिन होती है, लेकिन अभी भी जैसे श्रीलंका जैसी स्लो पिचेस पे एक चीज़ दिखी कि हाँ यहाँ पे कुलदीप के गेम में कमी है। और मैं तो पर्सनली कुलदीप का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ पे ज़रूर इम्प्रूव। मैं एक्चुअली मैंने तेरे इस पॉइंट थोड़ा डिफर करूंगा। मेरे को नहीं लगता कि बॉलिंग इतनी खराब थी। अगर तू ओवरऑल टारगेट्स देखे 240 230-40 मतलब बेसिकली 260 250 के, मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि श्रीलंका जस्ट प्लेड डिसेंट, उन्होंने बैटिंग डिसेंट किया एंड दैट वाज द रिक्वायरमेंट। मेरे को ऐसा लगता है इंडिया, मेरे को कुछ जैसे कुछ तो रोहित शर्मा के मेरे को डिसमिसल ज्यादा ऐसा लगता था क्या कर, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने ना कितने बॉल अपने सीधी सीधी बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुए, कितनी सारी विकेट, विराट कोहली की तो ऑलमोस्ट सारी विकेट्स सीधी बॉल पे हैं, हाँ एलबीडब्ल्यू प्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन अपनी खराब बॉलिंग, मुझे लग रहा है अपनी बैटिंग वाज अट्रोशियसली बैड। भाई मैं मानता हूं कंडीशंस टफ वाज वेरी बैड, 120-130 वाली विकेट थी नहीं, और इंडिया ने जो 240 250 पे रोका है, ठीक है, एक आध मैच में मुझे ऐसा लग सकता था कि अपने 10-20 रन कम कर सकते थे, बट मैं बॉलिंग को अभी भी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एज अ बैटर अगर चरित श्रीलंका 6 विकेट लेके जा रहा है तो 2 ही पॉइंट है, या तो एकदम रैंक टर्नर था या तो तुमने खराब खेला, 2 में से एक है। मुझे लगता है हमने खराब खेला। मुझे कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट भी लगता है कि रैंक टर्नर था। मेरा बॉलिंग खराब होने से मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम उस कंडीशंस का उतना ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए जितना हमको उठाना चाहिए था, ठीक है। ओवरऑल मेरे हिसाब से देख फर्स्ट, जैसे मैं वही पॉइंट जो बोल रहा था कि फर्स्ट वनडे पे 130 पे 5 विकेट थी, उसके बाद 240 तुमने बनने दी। सेकंड ओडीआई में 136 पे 6 विकेट थी और उसके बाद फिर 240 तुमने बनने दिए। तो कहीं ना कहीं ये मुझे यार, मैं इसमें एक और चीज, जब मेरे हिसाब से अपने ने पूरा रैप कर लिया सीरीज को पूरा अपने ने, लेकिन मैं बस एक चीज पे मैं जिसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मैं इसको बहुत सरफेस लेवल पे कंसिडर कर रहा हूँ, बट आई होप मैं मानता हूँ गौतम गंभीर उतना तो दिमाग है, ये कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गौतम गंभीर से बेटर तो कोई नहीं समझता है। आई होप गौतम गंभीर जो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आई होप उसको मिल गया। एंड काश कुछ भी करके ये जवाब ये ना हो कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे बंदों को टीम से बाहर निकालो, क्योंकि इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर है तो लेफ्टी को भेजो, भाई अभी ओवरडू हो रहा है। ये एक टाइम पे जब T20s में इंट्रोड्यूस हुआ था, मॉर्गन टाइप के जितने भी पुराने टाइप के लोग यूज कर रहे थे, कूल लगता था, लेकिन अभी ये ओवरडू हो रहा है कि भाई अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो राइट जाएगा ही नहीं, थोड़ा ज्यादा होगा, अगर तुम्हारे एक अच्छा बैटर है तो खेलेगा, देयर इज नो पॉइंट। बट ओके, कमिंग बैक टू अपने जो इंडिया श्रीलंका से आ रही, मैं अगेन इसको बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। पाकिस्तान वगैरह में मैं ट्वीट देखा था कि वो लोग तो बहुत अलग लेवल पे लेके गए, मैं उसको इतना सीरियसली नहीं लेता फॉर रियल। बट इंडियन विमेन की टीम, ये लोग ने फिर से एशिया कप का फाइनल हार गया है, एंड श्रीलंका से आ रहा, राइट। लास्ट टाइम मुझे याद है, इसके बीच में अगर कोई एशिया कप हुआ है विमेन का तो मुझे याद है, लेकिन मुझे याद है लास्ट टाइम शायद बांग्लादेश से आ रहे थे अपने, एक मुझे याद है उसके बीच में, और उसके बाद शायद ओके सॉरी, तो मैंने वो बीच वाला फॉलो नहीं किया। मुझे क्या याद है कि उसके पहले एक बार हुआ था, हरमनप्रीत कौर ने लास्ट, श्योर नहीं हूं, आई थिंक ऐसा ही कुछ T20, मेरे को याद है T20 एशिया कप हुआ था और हम लोग बांग्लादेश से आ रहे थे, और जबकि औरतों की बांग्लादेश की टीम भाई। लेकिन इस बार की इंडियन विमेन टीम श्रीलंका से आ रही, जबकि अब मेरे हिसाब से अब इंडियन विमेन टीम के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, अब कोई बहाना नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। अब मैं विमेन्स टीम को, उस विमेन टीम को उस तरह से नहीं लूंगा कि अरे यार, और नहीं, तुम्हारे पास अपना 2 सीजन ऑफ IPL है, तुम्हारे पास अच्छे खासे प्लेयर है, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास सारी फैसिलिटी है, अब मैं तुमको उस तरीके से नहीं लूंगा। तो भाई क्या कंडीशंस में खेलने दिया जा रहा है, जैसे तुम BBL खेल रहे हो, तुम वो जो उनका वाइटलिटी ब्लास्ट का जो भी वर्जन होता है वो 100 हाँ वो खेल रहे हो, CPL में जाके खेल रहे हो तुम लोग। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अब क्या कमी रह रही है कि तुम एशिया कप तक मतलब उसमें ऐसे फंबल कर दे रहे हो, जबकि तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा है बाकी की टीम्स से,
ऐसा नहीं है कि ठीक है इंडिया के कंपेयर में एशिया कप चल रहा है तो पाकिस्तान थोड़ा सा नेक एंड नेक है या जो भी है वो सब, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास लेजिट श्रीलंका की टीम एक ऐसी टीम है जो एक प्लेयर पे बहुत ज्यादा रिलाय करती है, ठीक है, और उसके बावजूद जब तुम्हारे पास इतने स्टार्स हैं और तुम फिर भी हार जा रहे हो तो वो थोड़ा सा और मेरे को लगता है दिस इज हाई टाइम इंडियन विमेन टीम को एक्चुअली परफॉर्म करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली अच्छे लेवल पे। दूसरा जो मैं चाहता हूँ, हरमनप्रीत कौर को अब अपने ऊपर है ना वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े ओकेजन्स में हरमनप्रीत कौर ने किया है, उसके बाद जो उसके स्टेटमेंट्स आते हैं ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपने ऊपर से वजन हटा के दूसरों पे डाल रही। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। इस बार भी तुम एशिया कप, भाई एशिया में तो इंडियन विमेन टीम का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेरा ये पॉइंट है, तुम जाकर ऑस्ट्रेलिया से हारो तो मैं मान लो कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम तो अनबीटेबल लगती है मेरे को, लेकिन तुम एशिया कप लेवल पे तुम बैक टू बैक अगर हारे हो तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मेरा ये बहुत मानना है कि तुम अगर तुम एशिया कप जीत जाते तो कोई, मैं उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं मानता, मैं अच्छा अचीवमेंट मानता हूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं मानता कि तुमने कुछ धाड़ मार दी, लेकिन हारना इज अ बिग लॉस। हाँ, वो एक्सपेक्टेड था तुमसे, वो हारना तुम्हारे, क्योंकि अब तुम्हारे पास प्लेयर्स हैं यार, तुम्हारे पास वो स्मृति मंदना है, उसके साथ जो लड़की है जो शेफाली वो है, हरमनप्रीत है, जेमिमा है, मैं बहुत प्लेयर्स हैं तुम्हारे पास। हरमनप्रीत कौर का जो रीसेंट परफॉर्मेंस है, अभी हमारे पास स्टैट्स तो नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे पुल करके लगा दे, वो रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत डामाडोल सा हो गया है, ठीक है। और बात बोली कि हाँ हरमनप्रीत कौर अब इधर उधर से जो भी है मतलब स्केपगोट मतलब ढूंढती रहती है, कहीं ना कहीं मुझे भी वो चीज रियलाइज हो रही है कि अब आप ये नहीं बोल सकते कि वी लॉस ड्यू टू फंबल्स क्यों हो रहा है प्रेशर सिचुएशन में, जब आपके पास इतना सारा इन्वायरमेंट है और सब कुछ। एक चीज ये भी है कि जब आप ये सोच रहे हो कि हमको पैसे कम मिल रहे हैं, जो वो है कि भाई मेल क्रिकेटर्स से पैसे कम मिल रहे हैं, तो तुम ये भी तो सोचो ना कि मेल क्रिकेटर्स से तुमको अभी क्रिटिसिज्म भी बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तुम उस लेवल पे। कब तक इंडिया एक वो अंडरडॉग टाइप या एवरेज टीम टाइप ही रहेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं हरमनप्रीत का मैं एक छोटा सा वो शेयर कर दे रहा हूँ। हरमनप्रीत के इनफैक्ट जो विमेन IPL था वो भी कुछ खास गया नहीं है, तो ये हरमनप्रीत कौर का है। तो उसने लास्ट 103 रन मारे थे 2024-19 जून को, उसके बाद से 1 2 3 4 6 8 लास्ट 10 मैचेस का रिकॉर्ड है। 103, 42, 69, 35 शायद बैटिंग नहीं है, 5, 66, 11, मतलब कुछ भी ऐसा वर्थ नोटिसिंग ऐसा नहीं। और बॉलिंग तो करना ही छोड़ दिया, बॉलिंग तो करना ही छोड़ दिया। तो भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ODI टेस्ट, इसमें एक टेस्ट है, 2 ODI, बाकी सब T20s है, ठीक है। तो मैं बता, T20s में तो कुछ खास है नहीं, सिर्फ 166 है। तो मेरा पूरा पॉइंट ये है कि मेरे हिसाब से इट्स हाई टाइम उसको अब है ना, अब तुम्हारे पास वो लेवरेज नहीं है, तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई, मैं तो चाहता हूँ कि तू जाओ। ये टीम स्मृति मंदाना पे इंपॉर्टेंट मैचेस में बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अरे लेकिन यार बाकियों को भी कब तक तुम वो दोगे कि हाँ अभी सीख रही है, अभी बढ़ रही है, अभी ये कर रही है, जब तुम चाहते हो कि भाई, मैं अभी बीच में विमेन IPL के टाइम में मैं कैंपेन वगैरह देख रहा था, फेयर डिसूजा और करीना कपूर, उन सब का बेसिकली कैंपेन था कि क्यों औरतों की क्रिकेट को उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता, क्या उसमें क्या कमी है, ऐसा कुछ तो था ट्रिनाली, उसमें क्वालिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं तेरे मुंह पे कह रहा हूँ, मैं विमेन ऑस्ट्रेलिया की टीम को खेलते हुए देखता हूँ, मेरे को कभी कभी मैन ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा मज़ा विमेन ऑस्ट्रेलिया को T20s में देखने में आता है, क्योंकि वो लोग इतना बेहतरीन खेलते हैं। मेरे को आज भी याद है 2020 से लेकर जो 23-24 का टाइम था जिसमें मैग लेनिंग है ना, वो जो रिटायर हुई, क्या नाम था यार उसका नाम बोल रहा हूँ, शायद मैग लेनिंग ही थी, मैं श्योर नहीं हूँ। दिल्ली कैपिटल्स की जो कैप्टन है आज के टाइम विमेन IPL में, वो जब कैप्टन थी विमेन ऑस्ट्रेलिया की, भाई मैं इतना श्योर था कि अगर मैन वर्सेस विमेन का मैच हुआ तो 10 में से 2-3 तो हरा देंगे विमेन, क्योंकि वो लोग इतनी अनबिलीवेबल क्रिकेट खेलती थी। तो भाई कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें उस लेवल का लाना पड़ेगा। अगर तुम अच्छा खेलोगे पब्लिक तुम्हें सपोर्ट करेगी, वरना नहीं खेलोगे तो क्रिटिसिज्म के लिए रेडी रहना। फिर तुम्हें नहीं रोने का कि भाई औरतों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हो वगैरह वगैरह। बट भाई क्रिटिसिज्म से याद आया, तूने मेरे को एक और चीज़ हाईलाइट करने की बोली थी कि आजकल ये बहुत चल रहा है कि ओलंपिक्स का टाइम भी है और फुटबॉल का भी टाइम है, आजकल ये बहुत चल रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि यार क्रिकेट को बहुत ज़्यादा गाली पड़ रही है सारे स्पोर्ट्स को छोड़ के। मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स वगैरह भी अब देख लिए, मैं किस पे अपने रिएक्ट करेंगे। नहीं, मैं पर्सनली इन सब चीज़ों से बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हाँ ठीक है, ये बात है कि मान लो कि किसी ने उठ के ये बोल दिया कि भाई नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल जीता था उसके पहले देश ने उसके लिए क्या किया था, तो भाई देश ने इंडिया में जब विराट कोहली इंडिया के लिए खेला उसके पहले देश ने विराट कोहली के लिए भी कुछ खास नहीं किया था। सचिन के लिए क्या किया था? तो
धोनी के लिए हाँ, क्या किया? तो ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ बहुत डिफरेंशिएटिंग हो रहा है। और पहली बात ये जो पैसे वाली बात है, मैं पहले तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई देखो, हमको कोई दूसरे स्पोर्ट्स से इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रिकेट बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहा है, ठीक है, अपनी फैन फॉलोइंग या जो भी, और उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है और वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है अपने परफॉर्मेंसेज में। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी आजकल लोगों को ये देखा कि भाई क्रिकेट जो अच्छा मतलब क्रिकेट को ही सारी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स मिल रही है या जो भी है, तो तुम नीरज चोपड़ा से देख लो भाई, जब नीरज चोपड़ा को सक्सेस मिला, उसके बाद नीरज चोपड़ा को कितना कुछ मिला। मनु भाकर जो रिसेंट 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई, उनका खुद का एक रिपोर्ट था कि भाई वो पहले 20 लाख रुपीस चार्ज करती थी एक ब्रांड डील के, अब वो बढ़ के 1.5 करोड़ या उससे ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है, और करीब कुछ 40 ब्रांड्स ने उनको अप्रोच किया। तो अब ये चीज को समझना चाहिए कि क्रिकेट कहीं ना कहीं इस देश में एक प्राइवेट एंटिटी चला रही है जो जानती है कि पैसे कैसे जनरेट करना है। हाँ, गवर्नमेंट एंटिटी से बिलोंग कर रहे हो, जैसे तुम्हारे लिए तुम अपने फ्लॉज गिना रहे हो, कोई क्रिकेटर उठ के ये बोल सकता है कि भाई मैं नेशनल लेवल पे एक मैच खेला, उसके बदले मेरे को सरकारी जॉब तो नहीं मिल रही। जैसे यहाँ पे लोग नेशनल में एक बार खेल के और सरकारी जॉब में स्पोर्ट्स कोटा पे अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि देखो मेरा बहुत मेरा पर तुम रोना, मतलब तुम हार पे वो चीज को क्यों ला रहे हो? भाई मेरा ये पॉइंट है कि तुमको अगर ओलंपिक या फुटबॉल के कोई स्पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट को गाली देने की जरूरत नहीं है। बोथ कैन को एग्जिस्ट। तुमको तो उल्टा क्रिकेट के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि एक स्पोर्ट ने कम से कम इस कंट्री में कल्चर तो जिंदा रखा है, स्पोर्टिंग कल्चर। कल को अगर क्रिकेट मर गया, चलो मान लो क्रिकेट को खत्म कर देते, क्रिकेट से सारा पैसा हटा देते, क्या उससे फुटबॉल आगे बढ़ जाएगा? क्रिकेट के आगे बढ़ने से फुटबॉल का कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट इंडिया में फुटबॉल के ज्यादा फैंस है अकॉर्डिंग टू डेटा कंपेयर टू क्रिकेट, बट उस लेवल का उस पर तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज के टाइम पे, आज से जो लोग पता है क्रिकेट को गाली देते हैं ना, जितने भी बाकी के स्पोर्ट फैंस क्रिकेट को गाली देते हैं ना, उनको एक्चुअली में क्रिकेट का इतिहास ही नहीं पता कि इंडिया ने ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल स्टफ्स करके दिखाए टाइम एंड अगेन। जो 1983 में कपिल देव ने किया था, तुम सोच भी नहीं सकते वो चीज, मतलब वो उस टाइम पे सोचना इम्पॉसिबल है। उसके कारण एक पूरी जनरेशन इंस्पायर हुई। उसके बाद जो आगे सचिन तेंदुलकर ने किया, अगर सचिन ने वो चीज की नहीं होती ना और उसके ऊपर पिक्चर बनाई जाती है, फिक्शन मूवी, तब भी लोग बोलते हैं कि भाई तो ज्यादा हो गया। जो सचिन ने एक्चुअली में अपनी लाइफ में, अपने करियर में उसने किया है, वो इतना ज्यादा अनबिलीवेबल है कि उसको तुम माप भी नहीं सकते। तो उस लेवल का उस बंदे ने काम किया है। तो तुम बाकी के स्पोर्ट्स में जो नीरज चोपड़ा आज के टाइम में कर रहा है, वो सेम चीज जो सचिन तेंदुलकर ने किया, वो काम कर रहा है कि अनबिलीवेबली कुछ ज्यादा ही अच्छा करना, मतलब थोड़ा बड़ा नहीं कि इतना वन साइडेडली अच्छा करना फ्रॉम नोवेयर, है ना, एकदम फीनिक्स जैसा राइज करना। तो भाई उसका इतिहास है। और उसके बाद बीसीसीआई ने अपना दिमाग लगा के उसको एक्चुअली उसने पैसा इन्वेस्ट की। उन्होंने जब इस चीज को समझा तो उसमें इन्वेस्ट किया। अब इंडियन फुटबॉल एजेंसी या जो भी AIFF है या जो भी बाकी के स्पोर्ट्स में, अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए बीसीसीआई को गाली देने की जरूरत नहीं है। तुमको उन लोगों को गाली देने की जरूरत है कि तुम बीसीसीआई से नहीं सीख सकते। जब वो लोग कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, बहुत तो सिंपल। मुझे ये बताओ, जैसे फुटबॉल ही है, ठीक है, तो फुटबॉल में क्या हम उतना अचीव कर पाए जितना हमारे पास सपोर्ट है, जितना फिलहाल है, क्या उतना भी अचीव कर पाए? जबकि फुटबॉल में अपने पहले ज्यादा सक्सेसफुल थे कंपेयर टू क्रिकेट, ठीक है। साथ ही साथ सेम चीज हॉकी के लिए ना भाई। जब हॉकी में हम गोल्ड मेडल जीत रहे थे, हमने उसको अपना नेशनल गेम बनाया, तो ऐसा तो है नहीं कि हॉकी की फैसिलिटीज के बिना ही हमने हॉकी को नेशनल गेम वो बना दिया और हमारे पास कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, जो भी है, ठीक है। तो कैसे ऐसा हो गया कि हम इतना पीछे रह गए हॉकी में, ठीक है, कि उसके बाद हम गोल्ड मेडल। सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ तुम लोग बोल रहे हो कि क्रिकेट को तुम प्रेशर भी समझो, जहाँ हम लोग हॉकी में शायद ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलने वाले हैं, पता नहीं खेल रहे हैं, लेकिन खेलने वाले हैं, तो वहाँ हम लोग खुश हैं। यही कंपेयर टू इंडियन क्रिकेट, जिन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल हारा, उनको आज तक गाली पड़ती है। फर्क समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक टीम जो क्वार्टर फाइनल खेलने वाली शायद 4th या 3rd है शायद, ठीक है। एक टीम जिन्होंने जगरनॉट की तरफ वर्ल्ड कप खेला, जो टीम जीती वो खुद बोल रही है कि भाई हम लोग जीत गए, लेकिन सामने वाले क्लियरली विनर्स थे, मतलब वो पूरे टाइम क्लियरली वो लोग का ही बनता था, और फिर भी हम लोग उनको गाली देते। बड़ा फर्क है ब्रो। मैं ये चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि देखो, किसी को अच्छा बोलने के लिए दूसरों को गाली देने की जरूरत नहीं है। बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, गाली से याद आया, तो भाई ये तूने मेरे को पॉइंट बताया था कि सर्जरी पाकिस्तान, तो मैं ये एक्चुअली बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको एकदम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं सिंपल तरीके से बता दूं, मेरे को एक्चुअली पता है। तो बेसिकली जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हारी, तो उनका जो मोहसिन नकवी करंट चेयरमैन है पाकिस्तान का, उसने ये बोला, उसने अपने सोर्सेज को बोला कि हम लोग सर्जरी करेंगे, मेजर सर्जरी करेंगे। तो जो सर्जरी के नाम पे हुआ क्या था, तो पाकिस्तान की
जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसके पहले 7 मेंबर्स का एक सिलेक्शन कमेटी का गठन हुआ था। तो 7 मेंबर्स में कैप्टन, कोच, 2-3 सिलेक्टर्स जो भी थे और एक एनालिस्ट था। और जो डेटा एनालिस्ट था वो बेसिकली आज से पहले तक एक रैंडम कोई इंजीनियर था। तो ठाकुर तो भी क्या काम करता है एग्जैक्टली, तेरा क्या काम है? कॉर्पोरेट स्लेव, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कुछ ना कुछ तेरा नंबर से लेना देना होता ही होगा। आई एम अज्यूमिंग में कोडिंग वोडिंग कुछ ना कुछ तो नंबर था। तो बस जितना तेरा नंबर से लेना देना उतना उस बंदे का नंबर से लेना देना था, और उसने अपने आप को एज अ डेटा एनालिस्ट पिच किया। बट पॉइंट ये था कि वो बेसिकली जो मोहसिन नकवी जो चेयरमैन था उसका बहुत खास था, और उसके पहले उसके साथ पॉलिटिक्स में था, तो जस्ट ऐसे अपॉइंट हो गया। तो जब इतना गंदा फियास्को हुआ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की टीम बाहर हुई, तो सर्जरी के नाम पे क्या किया, जो 7 मेंबर की टीम थी वो लोग ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि भाई हम सातों के सातों ने मिलकर टीम सेलेक्ट की है। और पॉइंट ऐसा था कि सातों के साथ वोट करते थे, कोई वीटो कुछ नहीं होता था। सातों के साथ, अब जैसे कि बाबर आजम को लेना है तो सातों के सातों ने हाँ किया तब जाके लेंगे, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं। ये खुद चेयरमैन ने अनाउंस किया था कि इनमें कोई हेड किसी का है ही नहीं, ये सातों के साथ इक्वल है। अब सीन इतना गजब हुआ कि जब ये बेसिकली टीम हारी पाकिस्तान द्वारा, उसमें से 2 जन को, एक वहाब रियाज और एक और कोई बंदा है, उसको निकाल दिया, उसको सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया। हाँ शायद, अब नहीं, रजाक शायद वो है। रजाक तो वो ऑलराउंडर वाले रजाक की बात कर रहे हैं ना? हाँ नहीं, वो अजहर महमूद था, सॉरी। हाँ शायद रजाक को निकाला, मैं अजहर महमूद भी ऑलराउंडर में कंफ्यूज हो गया था। अजहर महमूद शायद असिस्टेंट कोच। तो जो भी है, वहाब रियाज के साथ एक और बंदा है, उसको स्क्वाड्स बेसिकली उसको सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया, ये बोल के कि हमने भाई सर्जरी चालू कर दी, हमने हार्ट स्टेप्स की। तुमने कंकोड़ा पे कोई हार्ट स्टेप्स नहीं लिए। जब 7 मेंबर की टीम थी और सातों के सातों जिम्मेदार थे सिलेक्शन के लिए, तो 2 को कैसे निकाल रहे हो? और ऐसे इस टाइप के इन्होंने बहुत डिसीजंस लिए। जब खत्म हुआ तो उन्होंने सो कॉल्ड मीटिंग अनाउंस की थी मोहसिन नकवी ने, और उसमें वो लोग पुराने क्रिकेटर्स, पुराने उनके लेजेंड्स वगैरह को बुला के उनसे वार्तालाप कर रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए। और आयरनी की बात यह है कि तुमने कैप्टन को नहीं बुलाया, तुमने करंट टीम का कोच को नहीं बुलाया, लेकिन हाँ, जिन्हों का कोई लेना देना नहीं करंट टीम से, लेकिन उनके हाथ है इस सिचुएशन में यहाँ तक आने के लिए। जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं वो लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैपेसिटी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़ चुके हैं। उन सबको लोग ने बुला के जस्ट दिखाने के। तो पूरा मेरा पॉइंट ये है कि आज के टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट एक फसाड रन कर रहा है कि हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, तुम लोग कोई हार्ट सर्जरी नहीं, वो लोग सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं। अगर उनको हार्ट सर्जरी करनी होती, बहुत क्लियर था कि तुम बाबर रिजवान जैसे बंदों को क्लियरली टीम से बाहर करोगे, बहुत ओपनली टीम से बाहर करोगे। लेकिन पूरा पॉइंट मेरा ये था, आई होप वो समझा। मैंने बहुत छोटे में बहुत एकदम सिंपल तरीके से बताया, लेकिन इसमें बहुत डिटेल्स है कि मतलब क्या क्या वो लोग ने किया है, मतलब तेरे को सुन के सब मजाक लगेगा। तो पूरा पॉइंट ऐसा है आज के टाइम में इसका। और जो वो डेटा एनालिस्ट था, जैसे उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लगा, तो उसको सडनली हटा के एडवाइजर चेयरमैन बना दिया। एडवाइजर है वो, क्या होता है इसका मतलब कुछ पता नहीं, बस वो एडवाइजर है। और ये क्या, ये कुछ नया टूर्नामेंट अनाउंस किया है ये लोगों ने, चैंपियंस। अब हुआ क्या, तो उसमें बहुत सिंपल है। तो वो लोग पीसीबी का जो मोहसिन नकवी है, उसने आके ये बोला कि भाई हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सेटअप है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी है और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा क्वालिटी का डिफरेंस है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग एक पैरेलली एक डोमेस्टिक सेटअप, जैसे अपना रणजी वंजी सब है, उसके साथ उन्होंने अलग से उनका कायदे आजम वगैरह होता है। तो उन्होंने पैरेलल कप अनाउंस किया, जिसमें वो लोग ने ऐसा बोला कि 5 टीमें होंगी, और उस 5 टीम, हर टीम में 30 टॉप प्लेयर्स होंगे पूरे पाकिस्तान के। हर टीम में 30 बंदे होंगे, ठीक है, टॉप जो भी है 150 बंदे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 15 अंडर 19 के बच्चे होंगे और 15 वेमेन क्रिकेटर्स होंगी। बेसिकली हर टीम के पास 60 प्लेयर्स होंगे, 30 आदमी, 15 अंडर 19 के प्लेयर और 15 औरतें। और हर टीम का एक हेड होगा, वो एक्स पाकिस्तानी लेजेंड होगा, मिसबाह उल हक, इंजमाम उल हक, ऐसा कोई ना कोई। अब बेसिकली उनका काम ये होगा कि वो टॉप प्लेयर आपस में एक अलग से चैंपियंस कप खेलेंगे, जिससे वो लोग ये कोशिश करना चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में एक अच्छा है ना क्वालिटी का ब्रिज बन जाए। तो जो चैंपियंस कप है उसमें उनके सो कॉल्ड टॉप प्लेयर्स खेलेंगे, और कोशिश ये है उनकी कि इससे समझ गया ना कि क्वालिटी इंश्योर हो सके। तो ऑन पेपर सुनने में बहुत बढ़िया लगता है कि भाई क्या बात है यार, तुमने एकदम पहले तो डोमेस्टिक में ग्राइंड पैरेलल कैसे चलेगा, मतलब डोमेस्टिक के साथ? तो बेसिकली जो भी बीच में जितने भी टाइम खाली मिलेगा ना, तो उसमें ये लोग ने ये चैंपियंस कप अनाउंस किया। तो चैंपियंस कप टेस्ट होगा, चैंपियंस कप ओडीआई होगा, और चैंपियंस कप T20 होगा। 20 मैच है, किसी में 40 मैच है, किसी में 10, मतलब समझ गया ना, ऐसा एक चैंपियंस कप टूर्नामेंट चालू करेंगे। अब पॉइंट ये है कि ये लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि टॉप 30 प्लेयर कौन है और उनका मालिक। और जैसे कि मान लें कि मिसबाह उल हक के पास कराची डॉल्फिन्स का क्या है, कुछ ऐसा नाम दिया उन्होंने, कराची टीम है, तो मतलब उसका क्या रोल होगा। उन सबको अपना एक एनसीए मिला है। हालांकि हमने एनसीए की हालत देखी थी बीच में, तो नहीं, इमाम उल हक को गद्दे में डाइव करते हुए देख ही लिया होगा, ठीक है।
तो इस टाइप के ब्लेंडर्स होते हैं, क्या बोलूँ। तो ये उनका, अब देख मेरा पॉइंट ये है कि भाई तुमने ऑन पेपर तो तुम्हारा बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर तुमको एक्चुअली में हार्ड स्टेप लेने हैं तो हार्ड स्टेप ये होगा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ। पर्सनली एज एन इंडियन फैन मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा जितना नंबर तुम उसको खींच सकते हो खींचो, ताकि खत्म ही हो जाए, मतलब एक डेड हो जाए कि एक टीम तो डेड है। बट ये पूरा पॉइंट है उनका, ये स्ट्रक्चर चला। अब यहाँ पे एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन है जो मैंने पहले से सोच रखा था, पर मैंने तुझे नहीं बताया था। तो ये तेरे लिए एक ऐसे रैंडम शॉट है जिसपे मैं चाहता हूँ कि तू 1 मिनट कुछ बोले, ताकि एक अलग कंटेंट प्रोड्यूस कर सकूँ मैं शॉर्ट कंटेंट के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक वैसे नहीं है, तो मैं ये तुझसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे ओलंपिक्स का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो तू क्या देखता है कि क्रिकेट इन ओलंपिक्स का क्या फ्यूचर है कि नहीं है? तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? मुझे लगता है, मुझे अगर तू मुझसे मानेगा ना, मुझे लगता है क्रिकेट इन ओलंपिक्स का एक बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा। मुझे क्या लगता है कि इसके कारण ना, मेरे को ऐसा लगता है दोनों को फायदा होगा। चल क्रिकेट को तो फायदा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन ओलंपिक्स का भी बहुत फायदा होगा। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जहाँ ओलंपिक्स का कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हद तक कैसे ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ये 5 स्पेशली जो एशिया की टीम है, तो ओलंपिक्स को बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिलेगा ब्रो। इनसीन, मतलब मैं ओलंपिक्स के मैं ओलंपिक्स भी देखता हूँ, मैं जितने भी उसके ऑडियंस वगैरह देखता हूँ, उनको लगता है इतने कम लोग देखने आए हैं क्या। मैं तो बहुत तारीफ सुनता हूँ यार ओलंपिक्स की, ना ये ना वो, मैं देखता हूँ कि यार गिन के 1000-2000 लोग होंगे। तो मेरे को लगता है एक बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मुझे लगता है अच्छी बात है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा फुटबॉल से कम्पीट कर पाएंगे थोड़ा अपने। बट ये है ना, मेरे को लगता है इसका बहुत मेन फोकस ही यही है कि ऐसी कंट्रीज से लाइमलाइट जाएगा जहाँ पर इतना है नहीं, तो एक वो है। लेकिन क्या लगता है, तेरा क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि फिर इससे रोना और बढ़ जाएगा? जो लोगों को थोड़ा बहुत ओलंपिक में लाइमलाइट मिलती है वो और रोने लगेंगे कि भाई अब तो नहीं भाई, अबे रोए भाई, मेरा तो, मैं एक्चुअली में डन हूँ उस टाइप के लोगों से भाई। तो जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं ना, ओलंपिक हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनमें से देखो सुनील छेत्री को ले ले, कभी भी तूने देखा क्रिकेट को बंदा गाली देता, उल्टा तारीफ करता है। नीरज चोपड़ा ले ले, अपना वो क्या नाम था, अभिनव जिसने तीरंदाजी गोल्ड जीता, अभिनव बिंद्रा है ना, ये ना अभिनव बिंद्रा शूटिंग में। सॉरी गाइस, मैं बहुत छोटा था तो मुझे याद है एग्जैक्टली। ये देखता है ओलंपिक्स, लेकिन मेरे को पता है। तो मैंने कभी नहीं सुना भाई वो लोग गाली दे रहे हो। तो ये सब तो भाई इंटरनेट ट्रोल्स है ना, ट्विटर ट्रोल्स का कोई लेना देना नहीं, खुद कुछ नहीं देखते भाई। इनको क्या पता कि 5 साल नीरज चोपड़ा क्या कर रहा है। ओलंपिक को लोग, मनु भाके को कितने लोग जानते? तू जानता था? सही बता, ऑनेस्टली बता। मैं तो कंकुड़ा भी नहीं जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूँ। मैं खाली मेरे को इतना पता था उसके बारे में कि भाई ये वो है जिससे लोगों को टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत उम्मीद थी और इसके पिस्टल माल फंक्शन कर गई थी। तो बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता था। बस मैं रेसलर्स को जानता था, और उसका प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं, मैं जेन्युइनली जानता था। लेकिन बेसिकली ऐसा था। चल मेरे हिसाब से आज अच्छा पॉडकास्ट कर लिया मैंने, इसको अपने डालते। आई होप भाई तुम लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आएगा। लास्ट पॉडकास्ट को अच्छा ऐसा तो अटेंशन मिला था ब्रो, 600-700 व्यूज से काफी अच्छा इसका वॉच टाइम। ठीक है, चल अपने इस पे एंड करते हैं।